हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेटा जी सुबह मॉर्निंग लेक्चर में बेटा जी बातें की थी अबाउट दी प्लांट ग्रोथ। हम लोगों ने अपने एक टॉपिक खत्म किया था जहां पे हमने जाना था कि प्लांट में ग्रोथ कैसे कैसे होते हैं। आप लोग पहले बातें कर चुके थे, हमने दोबारा बातें की थी कि प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक होती है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म होती है कि जब सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, चीजें सिंथेसाइज होती है तो उसकी वजह से सेल का साइज बढ़ता है, सेल अपने आप को डिवाइड करती है, अपने नंबर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से लेंथ बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है। ये सब के सब पैरामीटर्स थे। आपने कहा था प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेंट भी होती है और डिटरमिनेंट भी होती है, मतलब लिमिटेड भी है तो अनलिमिटेड है, बट मेनली हम क्या बोलते हैं वो अनलिमिटेड है। बट इन द केस ऑफ स्टेम, इन द केस ऑफ रूट एंड द ब्रांचेस वो अनलिमिटेड होती है, बट इन द केस ऑफ द लीफ, इन द केस ऑफ द फ्रूट वो लिमिटेड होती है। ये सब बातें हमने जान ली थी। आपने कहा था प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है, वो ओपन होती है, वो लोकलाइज्ड होती है और वो ओपन होती है। ये सब बातें आपने कर ली थी। ग्रोथ रेट कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, ये सब बातें हमने आपसे कर ली थी। हमने कंपैरिजन की बातें की थी, या तो एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है या फिर बेटा जी यहाँ पे रिलेटिव ग्रोथ की हम बात करते हैं। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे, बात कर चुके थे। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक आता है, अगर हम इस टॉपिक के बारे में और बातें करें अबाउट द ग्रोथ, तो सबसे पहला वर्ड दिमाग में ये आता है कि सर कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो वो किन किन कंडीशंस पे डिपेंड है, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो फेवर करती है ग्रोथ को, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो फेवर करती है ग्रोथ को। हम उन कंडीशंस के बारे में जानेंगे। तो आप सबको बेटा जी हेडिंग डालनी है अपनी नोटबुक में, कंडीशन फॉर द ग्रोथ। आपने वर्ड पढ़ा, अब ये वर्ड खत्म होने जा रहा है, बड़ा नजदीक हो गया खत्म होने के बेटा जी। अगर कभी भी किसी भी प्लांट बॉडी में ग्रोथ होती है तो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट अफेक्ट द ग्रोथ। तो सोच के देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन आप लोग कहते हो वाटर। आप सबने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट प्लांट में वाटर प्लांट सेल को टर्जिड रखने का काम करता है। जो प्लांट का जो आपने कहा था ग्रोथ में जो फेज आता है हमारा इलोंगेशन, जिसमें वैक्यूल में सब्सटेंस स्टोर होते हैं और उससे वो सेल टर्जिड होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होती है बेटा जी आपके वाटर। तो मैं कहूंगा बेटा जी मेक दी प्लांट सेल टर्जिड। अब क्योंकि से टर्जिड ना होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम एक और वर्ड को देखें। आप ही कहते हैं कि सर सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें एक सोलवेंट है, वो जो सोलवेंट है वो कौन है बेटा जी, वाटर है। तो इट प्रोवाइड द साइट और मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक्ट एज ए मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक्ट एज मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। आपने एक बात कही थी, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है लाइक मिनरल्स का या फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उस ट्रांसपोर्ट में अगर कोई हेल्प करता है तो कौन करता है बेटा जी यहां पे आपका वाटर। तो आप कहोगे बेटा जी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल लाइक मिनरल एंड फूड। जो सोर्स से सिंक के पास चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो सोर्स से सिंक के पास चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें एक मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट अगर कोई है तो कौन है बेटा जी आपका वाटर है। आपने कहा था सर फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है वो या तो CO2 है या फिर वाटर है। तो मैं कहूंगा हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन हम बात कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा। सोच के देखिएगा, अगर वाटर डेफिशिएंसी है, वाटर का स्ट्रेस है, तो पत्ता एक टर्जिड है, पत्ता फ्लैटेंड अपने सरफेस एरिया को बढ़ा के रखता है ताकि लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो वहां पे टर्जिड रखने का काम किसका है, वाटर का है।
आपने कहा सर सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म होगा उसके लिए जो एक मीडियम है, जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन की होने की जगह जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? यहाँ पे पानी वहां पे एक मीडियम का काम कर रहा है। आपने कहा सर ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स चाहिए, ग्रोथ के लिए हमें फूड चाहिए, बट ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट जब होती है तो यहाँ पे मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट अगर कोई है बेटा जी तो वो कौन है आपका बेटा जी? यहाँ पे वाटर है। आपने कहा सर ये हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें बच्चा? ये फोटोसिंथेसिस में। आप और एक लाइन बोल सकती हो, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ सेल। जो आपने कहा था सेकंड फेज होता है जो इलोंगेशन का, उसमें अगर कोई हेल्प करता है तो कौन हेल्प करता है बेटा जी? यहां पे वाटर। आई थिंक ये वर्ड क्लियर होते हैं। आपने दूसरा बोला ऑक्सीजन। आप कहोगे सर ऑक्सीजन का क्या काम है? तो आपने अभी चैप्टर पढ़ा था रेस्पिरेशन, तो आप ये कहते हो ऑक्सीजन फेवर एरोबिक रेस्पिरेशन, इट फेवर एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगी? फॉर्म एनर्जी, आपकी एनर्जी। और आपने सबसे पहले जब कल टॉपिक को शुरू किया था आज आपने, तो आपने एक लाइन बोली कि ग्रोथ इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। और अगर एनर्जी चाहिए मुझे ग्रोथ के लिए तो एनर्जी जिस प्रोसेस से बनती है उसका नाम है रेस्पिरेशन। और आप लोग जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ही कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकलेगी, तो प्लांट की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी। तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी? अफेक्टेड होगी। तो आप ये कहती हो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये फॉर्म करता है एनर्जी को। और एनर्जी जो है बेटा जी ये हेल्प करता है यूटिलाइज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप कहते हो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक हमने फ्लो चार्ट से बना दिया आपके लिए कि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी का यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में और वो हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ द प्लांट में। ठीक बात है, हमें चीज क्लियर होती है। अब बात आती है सर और क्या? तो अगर हम और कंडीशंस देखें यहां पे तो हमारी तीसरी कंडीशन आती है बेटा जी यहां पे टेम्परेचर। हमारी तीसरी कंडीशन है बेटा जी यहां टेम्परेचर। अब बेटा इस वर्ड को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप लोगों ने एंजाइम नाम का वर्ड पढ़ा है अपने बेटा जी सेल, जब आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें एक चैप्टर आया था यूनिट के अंदर बायोमोलिक्यूल, और वहां पे बेटा जी आप लोगों ने पढ़ा है टेम्परेचर। आपने एक वर्ड लिखा है कि सर मेटाबॉलिज्म तो हाईली रेगुलेटेड है टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को काम करने के लिए बेटा जी यहां पे एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। अगर एंजाइम्स को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे, या प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, प्रोटीन्स का कोगुलेशन हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म अगर प्रॉपरली नहीं होगा बेटा जी तो इन दैट केस आपका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? यहां पे आपका अफेक्टेड हो जाएगा। तो मैं एक वर्ड बोलता हूं बेटा जी, एंजाइम रिक्वायर optimum temperature for enzymatic reaction। आप ये कहते हो मेटाबॉलिज्म is controlled by enzyme। अब अगला वर्ड लिखते हो हाई टेम्परेचर cause denaturation। denaturation of protein
and coagulation of प्रोटोप्लाज्म, ये सब अफेक्ट आ जाएंगे। आप ये भी कह सकते हो टेम्परेचर अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर की फॉर्म में, वो टोटली बेटा जी वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और अगर ये अफेक्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल क्या होगा यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा। तो आप ये भी बात यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप फोर्थ पॉइंट बोलते हो न्यूट्रिएंट। आपने बार बार वर्ड सुना है मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, या उसमें आपने वर्ड पढ़ा मिनरल न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट। तो आप एक बात कहती हो न्यूट्रिएंट आर द रॉ मटेरियल, न्यूट्रिएंट आर द रॉ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। आप कहते हो ना हमें ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जिनकी वजह से हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल, और वो बायोमोलिक्यूल हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में। तो मैं कुछ ऐसी बात बोल सकता हूं nutrient act as raw material for the synthesis of different biomolecule and help in growth and development। आप ये भी कह सकते हो सर बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं that act as a cofactor, that act as a cofactor for the enzymes। आपने पढ़ा था जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, they all act as a enzyme cofactor। पढ़ा है आपने ये सब बातें। तो आप ये कह सकते हो mineral nutrient act as cofactor for enzyme activation। एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए वो कोफैक्टर्स का काम करते हैं, और अगर वो कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। एंजाइम अगर काम नहीं करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। कनेक्ट कर पा रही इन सब चीजों को? आप लोगों ने पढ़ी है सब चीजें, बड़ा ही टॉपिक, बड़ा ही नॉर्मल सा टॉपिक है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, बस उन चीजों को एक बार आपको यहाँ पे जानना है दोबारा से। मानसी, चिंकी, कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो बेटा? श्रुति, ये सब चीजें आपने पढ़ी है बेटा, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है बेटा। प्रिया, कुछ भी नया नहीं है। तरुण, पारस, आर्यमान, परमजीत, कुछ भी नया नहीं है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। आपने बातें की थी अबाउट द लाइट। हमें रिसेंटली आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का, उसमें हमने बोला है कि जो लाइट की वेवलेंथ है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। प्लांट आर एबल टू एब्जॉर्ब ओनली ब्लू एंड रेड लाइट एट ए मैक्सिमम अमाउंट, वो उसी लाइट को ज्यादा पकड़ पाते हैं। तो आप सोचिएगा अगर लाइट उन्हें प्रॉपरली नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो आप एक कहोगे उनका फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा तो आप ये कहते हैं सर उनमें फूड सिंथेसिस नहीं होगा। फूड सिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रोथ कैसी होगी विदाउट फूड के उनकी? तो आप ये कह सकते हो लाइट अफेक्ट the process of photosynthesis। इसको अफेक्ट करेंगे यहां पे। आप ये कहते हो लाइट जो है ये हीटिंग का अफेक्ट करता है, तो आप ये भी कह सकते हो लाइट अफेक्ट स्टोमेटा ओपनिंग एंड affect rate of transpiration
और अगर वो अफेक्ट होगा तो मूवमेंट अफेक्ट होगा, मूवमेंट अफेक्ट होगा तरुण बेटा तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, यहाँ पे अफेक्टेड होगी। आई थिंक आप ये सब चीजें कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं, ये सब आपने पढ़ा है। अगर ये सब कंडीशंस अगर फेवरेबल होगी तो ही प्लांट प्रॉपरली क्या करेंगे बेटा जी, आपकी ग्रोथ करेंगे। अब एक बार हम इस ग्रोथ के सिस्टम को समझ के देखते हैं, आपने कुछ और बातें आपको एनाटॉमी से यहां कनेक्ट करके देखते हैं। देखिएगा कुछ अच्छे अच्छे वर्ड जो आपको समझने हैं। जैसे आप एक बात कहते हो, सर ये हमारी रैम है या फिर ये हमारी सैम है। पारस बेटा ये वर्ड आपने पढ़े हैं, रूट एपिकल मरिस्टम, सूट एपिकल मरिस्टम। और आपने कहा था ड्यूरिंग द ग्रोथ जो पहला फेज होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन, जहां पे माइटोटिक डिवीजन कर करके सेल अपने नंबर को बढ़ाती है। आपने कहा वो फेज है उसका मल्टीप्लीकेशन फेज। आपने कहा यहां पे हुआ माइटोसिस, आपने कहा न्यू सेल्स फॉर्म, नई सेल्स बन गई। अब आप कहते हो सर सेल्स बनने के बाद अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, क्या करती है, डिफरेंशिएट। तो आप एक बात कहते हो सर यहां पे एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। बड़ा छोटा सा वर्ड है मीनाक्षी बेटा, डिफरेंशिएशन क्या कहती हो निधि बेटा, सेल स्टॉप डिवाइडिंग। पहली बात, गेट स्पेशलाइज्ड, या मैं कहूंगा गेट या अटेंड ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो मैंने एक वर्ड बोला था, सेल अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब जब ये वर्ड आता है ना चिंकी बेटा हमारे दिमाग में कि स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब है, कि वो स्ट्रक्चरली अपने आप को चेंज करेगी, तो क्या चेंज होंगे, तो मैं कहूंगा ये चेंजेस डिपेंड करते हैं उसके फंक्शन पे। ये चेंजेस डिपेंड करते हैं, पहली बात डिपेंड अपॉन फंक्शन। आप कहोगे सर लाइक, तो मैं कहूंगा देखिएगा ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल चेंज वो दो चेंज करती है, चेंज इन सेल वॉल, चेंज इन प्रोटोप्लाज्म। समझ के देखते हैं। मैंने क्या कहा, यहां से हटा देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रक्चरल चेंज में क्या क्या चेंज होंगे। चिंकी पहला चेंज क्या होगा बेटा जी, चेंज इन सेल वॉल। दूसरा आपने कहा बेटा चेंज इन प्रोटोप्लाज्म। बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल लेते हैं और आपको बात समझाते हैं। सोचिएगा आपने कहा सर हमारी है प्रोकैम्बियम। श्रुति बेटा ये वर्ड क्लियर हो रहा है दिमाग में, प्रोकैम्बियम। निधि a type of meristem that give rise to the vascular bundle, याद आया ये वर्ड, the type of the meristem that give rise to the vascular bundle। देखो 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 मैंने एनाटॉमी पढ़ाई है आपको बेटा जी, ग्राउंड मेरिस्टम, आपने कहा था प्रोटोड्रम, डर्मेटोजन जो बाहर का एपिडर्मिस को बनाता है, फिर आपने कहा था ग्राउंड मेरिस्टम जो कॉर्टेक्स को बनाता है, एंडोडर्मिस को बनाता है, पेरिसाइकल को बनाता है, ये सब बातें की थी आपने। फिर आपने कहा था प्रोकैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम को बनाता है। तरुण की थी ना हमने बातें, परमजीत की थी हमने ये सब बातें आपके साथ में एनाटॉमी के चैप्टर में की थी हमने, सारी बातें की थी हम लोगों ने। तो हमने बोला सचिन यहाँ पे कि प्रोकैम्बियम अपने आप को डिवाइड करती है और ये गिव राइज करती है बेटा जी जाइलम को। अब सोचो जब प्रोकैम्बियम एक मरिस्मेटिक सेल ने डिवाइड किया होगा माइटोसिस के प्रोसेस से, तो नई सेल बनी होंगी। उन नई सेल्स में से ही कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो बेटा जी यहां पे ट्रैक्री एलिमेंट्स को गिव राइज करेंगी। अब ये वर्ड आपने सुना है प्रिया कि ट्रैक्री एलिमेंट्स में क्या आता है, सर यहां पे आता है ट्रैकिड्स और आते हैं जाइलम के वेसल्स जो ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर में हेल्प करते हैं।
वंशी का बेटा, आपने कहा सर अगर प्रोकैम्बियम डिवाइड करती है माइटोसिस के प्रोसेस से तो नई सेल्स बनेंगी, और वो नई सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती हैं कि वो आगे जाके जाइलम और फ्लोएम को बना सके। तो हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, किसका? यहां पे जाइलम का। गरिमा आप सोच के देखो, अगर ये जाइलम बनना है तो जाइलम के अंदर आपने कहा था ट्रैक्री एलिमेंट्स होते हैं। अब ये ट्रैक्री एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं कि सर उसके अंदर होते हैं जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल। तो सोचिएगा ये जब जाइलम ट्रैकेट वेसल्स क्या बनेंगी, तो आपने कहा जो नई सेल सर यहां बनी वो अपनी सेल वॉल में चेंज करेगी, सेल वॉल में चेंज। तो पहला चेंज आपको क्या दिखाई देगा? सेल वॉल बिकम थिक एंड हैव डिपोजिशन ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड लिग्निन। बेटा उसमें और ज्यादा पेक्टिन आके डिपॉजिट हो गया, और ज्यादा सेलुलोज आके जमा हो गया, और ज्यादा वहां पे लिग्निन आके जमा हो गया, और सेल वॉल उसकी थिक होगी। लिग्निफिकेशन हो गया, भूमिका लिग्निफिकेशन हो गया, अंशु लिग्निफिकेशन हो गया, सेल वॉल थिक हो गई, सेल वॉल थिक हो गई। तो इसका मतलब जो हमें मरिस्मेटिक सेल ने डिवाइड करके नई सेल बनाई उसमें पहला बदलाव आया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और उसका पहला बदलाव आता है कि उसकी सेल वॉल बदल जाती है, उसकी सेल वॉल बदल जाती है। समझ के देखो यहां पे प्रिया, समझ के देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, शिक्षा क्या बोल रहा हूं, उसका सेल वॉल चेंज हो गई। मरिस्मेटिक सेल की सेल वॉल थी प्राइमरी सेल वॉल जो कि थिन थी, अब उसे बदलना पड़ेगा, यहां पे खुद को उसे थिक सेल वॉल करनी पड़ेगी। सेकेंडरी सेल वॉल बनी, और ज्यादा वहां पे पेक्टिन आके जमा हो गया, सेलुलोज आके जमा हो गया, वहां पे लिग्निन आके जमा हो गया, और सेल वॉल जमा होके मोटी हो गई है, डिपोजिशन हो रहा है नए रॉ मटेरियल्स का। तो मतलब ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन पहला बदलाव आया कि उसकी सेल वॉल क्या हो गई? चेंज हो गई, और वो कैसी हो गई? थिक हो गई, और डिपोजिशन बढ़ गया। हुआ ये वर्ड कनेक्ट आप लोगों से? अरे हुआ कि नहीं, बोलो हां कि ना, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तरुण हो रहा है कनेक्ट ये वर्ड? सचिन ये वर्ड को समझ के देखो, वहां पे क्या हो रहा है? थिकनेस बढ़ रही है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं, और उसी मरिस्मेटिक सेल जो कि अभी डिफरेंशिएट हो रही है उस सेल के स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, और वहां थिक सेल वॉल बनने लग रही है, थिक सेल वॉल बनने लग रही है। आपने कहा सर पहला चेंज आ गया, स्ट्रक्चरल चेंज में पहला चेंज आ गया, कौन सा बेटा जी? यहां पे उसके थिक सेल वॉल। और ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि ये उसका फंक्शन क्या बनेगा आगे जाके, उसके बिहाफ पे वो करेगी। हम यहां बात कर रहे हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स की, हम यहां बात कर रहे हैं ट्रैक्री एलिमेंट्स की। तो उसको अपने फंक्शंस को अचीव करने के लिए कि भाई इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, इतना ज्यादा उसमें टेंशन क्रिएट होगा, खिंचाव क्रिएट होगा, तो उससे पानी ट्रांसलोकेट करेगा। तो उसने उस फंक्शन को अचीव करने के लिए अपनी सेल वॉल को थिक कर लिया, सेल वॉल को थिक कर लिया, और सेल वॉल में लिग्निन जमा हो गया। जो प्राइमरी सेल वॉल थी वो सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग गई, यहां पे चीजें जमा होने लग गई है। ये पहला चेंज है जो उसमें आना शुरू हो गया, जो मैंने आपको बोला कि चेंज इन द सेल वॉल। आपने कहा सर जो ट्रैक्री एलिमेंट्स होते हैं दे डोंट हैव द प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि उन्हें तो अपने अंदर से भैया जी पानी को भेजना है, उन्हें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, वहां डेड सेल होती हो, तो आप ये कहते हो प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट। प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट। मैंने जो बात लिखी है ना उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि भाई जब रैम और सैम की सेल डिवाइड होती है, वो माइटोसिस से जब नई सेल बनाती है, तो उससे आगे प्रोसेस शुरू हो जाता है डिफरेंशिएशन का। ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फंक्शन को अचीव करती है, और उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और वो स्ट्रक्चरल चेंज इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाली है। जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से उसमें चेंज आएंगे, और चेंज क्या आ सकते हैं? उसके प्रोटोप्लाज्म में, उसके साइटोप्लाज्म में बदलाव आएगा, उसकी सेल वॉल में बदलाव आएगा, क्योंकि मरिस्मेटिक सेल की सेल वॉल तो प्राइमरी है, प्राइमरी है। उसे पेरेन्काइमा बनना है या कोलेनकाइमा बनना है कि स्केलेनकाइमा बनना है, उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके बिहाफ पे उसका स्ट्रक्चरल चेंज होगा। मैंने एग्जांपल लेके समझाया कि प्रोकैम्बियम जब डिवाइड करती है तो ये जाइलम को पैदा करती है, और जब ये जाइलम को पैदा करती है तो जाइलम में ट्रैक्री एलिमेंट्स पैदा होते हैं, उनमें ट्रैकेट्स पैदा होते हैं, उनमें वेसल्स पैदा होते हैं। और ट्रैकेट्स और वेसल आपने पढ़े हैं, दीज आर द डेड सेल, दे हैव द थिक सेल वॉल, दे हैव द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन,
पढ़ा है ना एनाटॉमी में सब कुछ? अरे पढ़ा है ना बेटा, मैं वही तो सब बातें बोल रहा हूं आपको कि उनकी थिक सेल वॉल हो गई, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गए, ये सब चीजें हुई वहां पे, हुई ना? तो ये बात जो मैंने लिखी है, क्या ये समझ में आई? अरे बोलो मेरे बेटा, आई ना? चलिएगा, एक और बात है जो आपको समझनी है। ये तो आपने कह दिया डिपेंड अपॉन द फंक्शन, पर स्ट्रक्चरल चेंज ऑल्सो डिपेंड अपॉन लोकेशन। मैं दूसरी बात और बोलता हूं, डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ सेल विद इन प्लांट बॉडी। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है मानसी, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। पकड़ना है आपको इस पॉइंट को, पकड़ जाना है इस पॉइंट को। क्या है ये पॉइंट, समझो जरा। आपने कहा सर अगर हम सपोज करके देखें, ये हमारी रैम की सेल है मीनाक्षी बेटा, ये हमारी रैम की सेल है, ये डिवाइड करती है, तो सर ये एपिडर्मिस भी बनाती है, और इन्हीं में से कुछ सेल बाहर जाके रूट कैप बनाती है। तो समझ के देखो कि भाई अगर ये हमारा प्लांट की रूट है, तो ये अगर मेरी मरिस्मेटिक सेल है, सोच के देखो ये मेरी मरिस्मेटिक सेल है, मैं ऐसा बोलता हूं ये मेरी मरिस्मेटिक सेल है। इन्हीं में से जो कुछ सेल्स हैं यहां पे जो डिवाइड हो रही है, उनका काम है साइड वाले सेल्स का कि डिवाइड होके क्या बना दे बेटा जी, एपिडर्मिस बना दे। और इन्हीं में से कुछ सेल्स जो बाहर आ जाती हैं वो इसे बाहर से प्रोटेक्ट करना शुरू करती है, और आप ये कहते हो बाहर से जो प्रोटेक्ट करती है वो क्या बन जाती है, रूट कैप। मतलब मैं पॉइंट ये समझा रहा हूं, उसी रैम का डिवीजन हुआ, उसी सेम मरिस्टम का डिवीजन होता है, और वही मरिस्टम अलग अलग प्रकार की सेल्स को बना सकती है। एक मरिस्टम की टिश्यू चीज डिवाइड हो रही है, उनका पैदा करने वाला एक है, बट उनकी प्लांट बॉडी में लोकेशन कहां है, उनकी प्लांट बॉडी में लोकेशन कहां है, उसके बिहाफ पे उनका फंक्शन डिसाइड होता है, और वो फंक्शन के बिहाफ पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है। जैसे कि जो बाहर आ गई वो रूट कैप बन गई, और जो अंदर है उन्होंने एपिडर्मिस को बनाया, किसी ने बीच के टिश्यू को बनाया, किसी ने प्रोकैम्बियम बना के जाइलम फ्लोएम को बनाया, बट पैदा तो इसी रूट कैप से, सॉरी इसी रैम से हो रही है ना। तो याद रखना डिफरेंशिएशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, फंक्शन पर, किस पे, लोकेशन पे। सब कुछ पैदा मरिस्टम से होता है, बट देन आफ्टर डिफरेंशिएशन यहां पे अलग अलग प्रकार का होता है। अब आपने कहा सर डिफरेंशिएशन हो गया, हम ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब क्या होगा? मैं कहूंगा जब डिफरेंशिएशन होगा तो भैया जी परमानेंट टिश्यू बनेगा। परमानेंट टिश्यू क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू। लाइक पेरेन्काइमा बन गया, कोलेनकाइमा बन गया, स्केलेनकाइमा बन गया, जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया, बन के तैयार हो गया। ठीक बात है, बन गया। फिर सर क्या यही ग्रोथ चल रही है? मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, यहां तो एक प्रोसेस हुआ है डिफरेंशिएशन का, और ये चीज हो गई। आपने कहा नॉट एबल टू डिवाइड, आसान शब्दों में नॉट एबल टू डिवाइड, ठीक है। बट आप कहते हो सर जब इंजरी हो जाती है या जब ग्रोथ का पैटर्न चेंज होता है, तो उस टाइम पे यहां पे कुछ परमानेंट टिश्यू की सेल्स अपने आप को करती है डी डिफरेंशिएट। मानसी बेटा ये वर्ड हमने सुना है, जहां डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए, जहां डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए वहां बन जाता है पलक बेटा डी डिफरेंशिएशन। डेफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंशिएशन, डेफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंशिएशन, मतलब अभी ये सेल डिफरेंशिएट हुई है, इसने डिवाइड करना बंद कर दिया, इसने स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, बट उस डिफरेंशिएशन की कमी हो गई। उस डिफरेंशिएशन की कमी हो गई मतलब नाउ it again start डिवीजन, it again start डिवीजन। तो आपने कहा
यहां पे जो सेल्स है हमने नाम दिया था, दीज आर द सेकेंडरी मेरिस्टम। दीज आर द सेकेंडरी मेरिस्टम, और आप इसे कहते हो दीज आर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। दीज आर डी डिफरेंशिएटेड सेल। वो सेल्स दोबारा से डी डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब दोबारा से वो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी को अगेन कर रही है। आपको अक्सर एग्जांपल देके समझो, हमें ऐसी बात समझ नहीं आती है, तो चलो एग्जांपल उठा लेते हैं। याद है आप लोगों ने पढ़ा था बेटा जी कोर कैम्बियम, जिनकी ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ जो कोर्टेक्स की पेरेन्काइमा की सेल्स थी वो अपने आप को डी डिफरेंशिएट करती हैं एंड बिकम द कोर कैम्बियम, बिकम द कोर कैम्बियम। आपने कहा था सर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, intervesicular cambium is the example of the secondary meristem, is the example of the de-differentiated cells। ये पेरेन्काइमा की सेल जब अपने आप को वापस से डी डिफरेंशिएट कर लेती है और स्टार्ट डिवाइडिंग, तो वहां पे आपने कहा था सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। प्राइमरी ग्रोथ में ये टिश्यू बन चुके थे, पर दोबारा से उसने अपने आप को डी डिफरेंशिएट किया और ये सब चीजें बन गई। तो आपने कहा again able to divide। अब आप कहोगे सर फिर ये क्या करेगी सेकेंडरी मेरिस्टम? मैं कहूंगी दोबारा से अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी, और आप कहते हो री डिफरेंशिएशन। क्या कहते हो बच्चा? री डिफरेंशिएशन। दोबारा से प्लक वो डिफरेंशिएट हो गई, पारुल दोबारा से डिफरेंशिएट हो गया, शिवानी मीनाक्षी दोबारा से वो क्या हो गई, यहां पे डिफरेंशिएट हो गई, तनिष्का शिक्षा दोबारा से रिडिफरेंशिएट हो गई। क्या मतलब है इस बात का? वो दोबारा से स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन। आप कहोगे सर एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। तो एग्जांपल आपने पढ़ा था सेकेंडरी जाइलम कह सकते हो, सेकेंडरी फ्लोएम कह सकते हो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह सकते हो, कॉर्क कह सकते हो, सेकेंडरी मेडुलरी रे कह सकते हो। ये सब के सब क्या है बेटा जी? फॉर्म बाय रे डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? इस तरह से प्लांट अपने आप को ग्रो करता रहता है। मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड करती है, डिफरेंशिएट करती है और बना देती है परमानेंट टिश्यू। अगर जरूरत पड़ती है या उसे सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तो वही आपकी मैच्योर सेल वापस अपने आप को इमेच्योर कर लेती है। उस प्रोसेस का नाम होता है डी डिफरेंशिएशन, और वो फिर स्टार्ट करती है नई सेल्स को बनाती है। वो सेल्स दोबारा से डिफरेंशिएट हो जाती है और आप कहते हो वो बन जाता है रीडिफरेंशिएशन। और हमने प्लांट में ये सब बातें पढ़ी हैं। एनाटॉमी में हमने ये हर बात को बड़ा ही बारीकी से एक एक बात को हमने पढ़ा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहली बार पढ़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं है पलक, कुछ भी ऐसा नहीं है। ओ मेरी गुड़िया पलक, कुछ भी तो ऐसा नहीं है, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। अरे समझ में आ रही है बातें सारी? क्लियर हो रही है ना बेटा? ये मैं बस समझा रहा हूं आपको ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ कैसे होती है। चलिएगा, ये समझ में आ गया आपके। इसी के साथ बेटा जी आपका ग्रोथ वर्ड खत्म होता है, यानी कि इस चैप्टर का आपने पहला पार्ट खत्म कर दिया। कौन सा पार्ट? ग्रोथ वर्ड को आपने खत्म कर दिया। अब वर्ड क्या आता है? अब अगला वर्ड आता है डेवलपमेंट। तो राखी बेटा कोई आपसे पूछे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो मैं कहूंगा डेवलपमेंट क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द चेंजेस दैट ए प्लांट अंडरगो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम ए सीड जर्मिनेशन टू द सेंसेशन। चलो लिखते हैं।
आप ये कह सकते हो चेंज, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं एग्जांपल में, कि आप ये नहीं कहते हो कि सर हमने एक प्लांट को ग्रो किया, प्लांट को अगर हमने ग्रो किया तो वो पहले उगता है, उगने के बाद क्या होता है उसमें फ्लोरिंग वगैरह आएगी, फिर वो मतलब, चलो लिखते हैं पहले। इट इंक्लूड all the changes a plant undergo during its life cycle, that is from seed germination to the सेंसेशन। समझते हैं जरा वर्ड को हम, क्या समझे, समझिएगा बेटा जी। ये है सीड, इसका होता है बेटा जी जर्मिनेशन। आपने कहा सर इसके बाद पैदा होता है सीडलिंग। सीडलिंग करता है ग्रो, तो आप ये कहते हो अडल्ट प्लांट बॉडी। ये करता है बेटा जी फ्लावरिंग, प्लस में उसके आते हैं फ्रूट, इसके बाद उसमें आ जाता है बुढ़ापा, सेंसेशन, और सेंसेशन लीड करता है बेटा जी उसकी डेथ को। तो अब उसकी पूरी लाइफ को समझ के देखो। एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो था, उसका जर्मिनेशन हुआ, वो सीडलिंग बना, एक छोटा सा प्लांटलेट बना। वो प्लांटलेट ग्रो होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, उसका साइज बढ़ता है, आप ये कहते हो अडल्ट प्लांट बॉडी बन गई। उसके फिर फ्लावरिंग आता है, फिर फ्रूटिंग आता है। आप अपने आसपास देखो, अपने मस्टर्ड का प्लांट बोया, मस्टर्ड का प्लांट उगा, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसके येलो येलो लीव्स, उसके येलो येलो फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग में उसमें पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होने के बाद उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होती है। ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसने की है। उसके बाद उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें सेंसेशन आ जाता है, उसमें एजिंग आ जाती है, उसमें बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो भी चेंजेस को जब हम इंक्लूड करते हैं ना बेटा जी, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा जी, डेवलपमेंट। तो मैंने कहा इट इंक्लूड ऑल द चेंजेस ए प्लांट अंडरगो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ईशा ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू द सेंसेशन और डेथ। वो पूरे उसका जीवन काल है ना, जो उसका जीवन काल, उस जीवन काल को हम क्या करें बेटा जी यहाँ पे, उसका वो डेवलपमेंट। ये उसका जो जीवन काल है ना निधि बेटा, ये क्या है उसका बेटा जी यहाँ पे डेवलपमेंट है। चलिएगा, और हमें क्या बातें करनी है यहाँ पे आपके साथ में। तो हम अगर यहाँ पे आपसे ये कहें कि भाई एक सीक्वेंस को समझ के देखते हैं कि सीक्वेंस कैसे होता है, तो सीक्वेंस को हम समझते हैं। चलिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक सीक्वेंस बनाई है, हम उस सीक्वेंस को जरा समझते हैं और अच्छा हमें समझ में आएगा। आपने कहा ये मेरिस्मेटिक सेल है, सबसे पहला वर्ड आप ये कहते हो सर प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है, जिसमें आपने ये कहा कि सर प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ का मतलब उसमें नए रॉ मटेरियल आपके सिंथेसाइज होते हैं। नो रॉ मटेरियल सिंथेसाइज होगा, उससे सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का जब साइज बढ़ेगा तो सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। तो आपने कहा यहां पे हो गया सर प्लाज्मेटिक ग्रोथ। चिंकी मैंने बोला उसका साइटोप्लाज्म अपने आप को ग्रो करता है, और अगर साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा तो आप कह सकते हो सर उसके बाद मेरिस्टेम की सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, और वो नई सेल्स को बनाएगी। ठीक बात है सर, नई सेल्स जो बनेगी उनमें होगा इलोंगेशन, उनमें
में क्या होगा, सेकंड फेज क्या आता है आपका सेल इलोंगेशन, और सेल अपने आप को क्या करती है बच्चा यहाँ पे इलोंगेट करती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है, क्या करती है अपने आप को एक्सपेंड करती है। और आप ये कहते हैं सर इसके बाद क्या होगा, सेल्स अपने आप को मैच्योर करेगी। आपने कहा सर यहां पे हो गया हमारा निधि बेटा जी डिफरेंशिएशन। सीक्वेंस को सोचो भाई, हमने बोला जो हम बातें कर रहे हैं, मेरिस्टेम सेल लगातार डिवाइड कर रही है, उसमें प्रोटोप्लाज्म नया सिंथेसाइज हो रहा है, वो ग्रोथ कर रही है अपने आप को, और वो अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स को बनाती रहेगी। और जो नई सेल्स बनने लग रही है उनमें इलोंगेशन होगा, वो अपने आप को मैच्योर करेगी, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके स्पेशलाइज परमानेंट टिश्यू बनने शुरू हो जाएंगे। आप ये कहोगे उससे क्या होगा, मैच्योर सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कहा मैच्योर सेल बन गई। अब आपने कहा सर इस मैच्योर सेल का क्या होगा, तो आपने कहा भाई ये जितना इसकी लाइफ है ये अपना काम करेगी, उसके बाद इसमें क्या आएगी, इसकी एजिंग आ जाएगी। तो आपने कहा इसमें आ जाएगा सेंसेशन। और सेंसेशन जो होगा बेटा जी लीड करेगा किसको, उसके यहाँ पे डेथ को। सेंसेशन वर्ड का मतलब होता है कि उसका यहाँ पे बीएमआर जो है वो स्लो डाउन हो गया और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये सब बातें हो गई। कुल मिलाकर अगर मैं एक वर्ड बोलूं कि जो डेवलपमेंट होता है ना, दो चीजों का सम टोटल होता है। जो बेटा डेवलपमेंट होता है ये दो चीजों का सम टोटल होता है। किसका बेटा जी, उस टाइम पे ग्रोथ होता है और क्या होता है बेटा जी यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लांट बॉडी का। ये दो चीज होती रहती है उसकी लाइफ के अंदर, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती रहती है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती रहती है, और आप ये कहते हो इस वाले फिनोमेना के साथ वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करती है। ठीक बात है। अब एक बात आती है, क्या उसका डेवलपमेंट हमेशा यूनिक होता है, सेम होता है, फिक्स्ड होता है? तो हम एक लाइन बोलते हैं, एक वर्ड आता है बेटा जी प्लास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है कि द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर is depend upon the phase of the life and the environmental conditions। मैंने बोला development of plant structure depend upon, मैं फिर उस वर्ड को बाद में पूरा करूंगा। डिपेंड अपॉन, सबसे पहला बेटा जी फेज ऑफ लाइफ। आप कहोगे सर एग्जांपल देके बताओ, हमें ऐसे समझ नहीं आता। तो मैं कहूंगा चलिए एग्जांपल उठाते हैं। आपने कहा कॉटन के प्लांट को अगर हम देखें, हम बेटा जी यहां पे आपके कोरिएंडर के प्लांट को देखें, या हम लक्ष्यपुर के प्लांट को हम देखें, तो इन प्लांट में हमें दिखाई देता है हेट्रोफिली। वर्ड को सुनना है यहां पे, मैं क्या समझा रहा हूं, जरा वर्ड को दोबारा कनेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कुछ चीजों के हिसाब से, वेरी कर सकता है। किन चीजों के हिसाब से? पहली चीज के हिसाब से वेरी करता है वो फेज ऑफ द लाइफ के हिसाब से। आप कहोगे क्या मतलब है सर इस बात का, तो मैं कहूंगा देखिएगा, अगर हम कॉटन के प्लांट को ऑब्जर्व करें, कोरिएंडर के प्लांट को ऑब्जर्व करें, लक्ष्यपुर के प्लांट को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या दिखाई देता है, उस प्लांट में होता है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और फिल का मतलब लीफ, कि आपको दिखाई देंगे उसके लीफ की शेप ज्वेनाइल फेज में अलग थी, और आपने कहा अडल्ट में अलग होती है। तो मैंने कहा द लीफ शेप डिफर इन द जुवेनाइल एंड द अडल्ट फेज। एक ही प्लांट है, कौन सा, कॉटन का।
आप जब उसे ज्वेनल फेज में देखोगे, जब वो जर्मिनेट होता है तो उसके पत्ते अलग शेप के होते हैं, अलग साइज के होते हैं, और जब वो अडल्ट होता है तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। मतलब एक ही प्लांट में उसकी ही पूरे डेवलपमेंट में, उसकी लाइफ साइकिल में दो तरह के पत्ते आते हैं। तो आपने कहा सर ये फिनोमिना बन गई हेट्रोफिली। ये फिनोमिना बन गई क्या? हेट्रोफिली के एक ही प्लांट में उसकी लाइफ में टू डिफरेंट टाइप के लीव्स आए। ज्वेनल फेज में अलग लीव थे और अडल्ट फेज में अलग लीव थे। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हो बॉडी में जब चेंज आया तो हार्मोनल चेंज आया वहां पे, और उसके बिहाफ पे चीजें बदलती हैं। तो आपने कहा हमारा डेवलपमेंट सबसे पहले डिपेंड करता है फेज ऑफ द लाइफ पे, कि वो प्लांट किस फेज में है ग्रोथ के में, क्या वो ज्वेनाइल में है या वो अडल्ट में है, वो कौन से फेज के हिसाब से भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें आपके स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर एक है पत्ता, ज्वेनाइल फेज में अलग है और अडल्ट फेज में अलग है। तो हमने इस फिनोमिना का नाम रखा बच्चा यहां पे हेट्रोफिली। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बेटा जी इन्वायरमेंट। इसका एग्जांपल में आता है बटर कप। इसमें भी बच्चा हेट्रोफिली है मेरे बच्चा, इसमें भी क्या है? हेट्रोफिली है। बट इसकी हेट्रोफिली जो होती है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे। मतलब अगर आप वाटर में देखोगे, एक्वेटिक देखोगे तो अलग पत्ते हैं, और उसी प्लांट को जब बेटा जब टेरेस्ट्रियल देखोगे तो उसके पत्ते अलग होते हैं। मतलब बटर कप जो वाटर बॉडी में, जो पानी में ग्रो हो रहा है, उसके लीफ अलग होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे ग्रो हो रहा है उसके पत्ते अलग है। तो उसके अंदर भी हेट्रोफिली है, बट उसकी हेट्रोफिली उसके फेज ऑफ द लाइफ पे डिपेंड नहीं कर रही। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा जी? यहां पे वो डिपेंड कर रही है किस पे? उसके बेटा जी इन्वायरमेंट पे। तो मैंने कहा डेवलपमेंट यहां पे अफेक्टेड हो रहा है, डेवलपमेंट यहां पे अफेक्टेड होता है, बट किससे? आपने कहा सर वो अफेक्ट होता है यहां पे ऑन द फेज ऑफ द लाइफ और ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो यहां पे हमने ऊपर एक वर्ड लिख दिया प्लास्टिसिटी क्या है, तो आप उसके बारे में समझ के देखिएगा। It's the ability of the plant to follow different pathway and produce different structure. Ability of plant to follow different pathway and form different structure during its development। चिंकी बेटा डेफिनेशन को भी इनके साथ कनेक्ट करके देख लो जरा एक बार। आपने कहा एक प्लांट की एबिलिटी है कि वो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए अपने डेवलपमेंट में। अब आप कहोगे सर क्यों बनाए? तो मैं कहूंगा भाई ये सब चीजें वेरी कर सकती है दो बातों पे। किस पे? या तो वो अपनी लाइफ के किस फेज में है। मैंने एग्जांपल दिया कॉटन में, कोरिएंडर में और लक्सपुर में हेट्रोफिली होती है, उसके पत्तों की शेप अलग अलग होती है। जब आप देखोगे उसे ज्वेनाइल फेज में तो उसकी अलग शेप होती है, और अडल्ट फेज में देखोगे उसकी शेप अलग होती है। ये जो डिफरेंस है ये आता है किसकी वजह से बेटा जी? उसके फेज ऑफ लाइफ की वजह से। तो वो ये सब प्लांट बेटा जी प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। आपने कहा सर यहीं पे हम दूसरे एक रीजन को जाने, तो वो क्या है? इन्वायरमेंट है। और बटर कप एक ऐसा प्लांट है जो हिट्रोफिली शो करता है। जैसे ये हिट्रोफिली शो कर रही है, ये भी हिट्रोफिली शो कर रहे हैं, बट इसकी हिट्रोफिली ये प्लास्टिसिटी डिपेंड करती है, वो डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाता है कि वो ग्रो कहां हो रहा है। क्या वो पानी में ग्रो होता है, क्या वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे ग्रो होता है? जहां वो ग्रो होता है उसके बिहाफ पे उसका यहां पे कैरेक्टर डेवलप होता है। तो आपने कहा सर ये चीजें बन जाती हमारी प्लास्टिसिटी। कोई बात है। अब वर्ड आता है सर व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट। या डेवलपमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? डेवलपमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन आए मेरे बेटा, डेवलपमेंट जो है वो बेटा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या तो आपने कहा इंटरनल फैक्टर पे, जो अभी आपने कहा ना सर वो अलग अलग क्यों बात कर रहा था, हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। या तो किस पे? इंटरनल फैक्टर पे, या फिर डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है बेटा जी
एक्सटर्नल फैक्टर से। आप कहोगे सर इस वर्ड का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा भाई देखिएगा, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, अवेलेबल न्यूट्रिएंट, ये सब चीजें वेरिएबल हैं। ये सब के सब बेटा जी वेरिएबल हैं, जो बेटा जी उसको मिलने चाहिए उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए। अगर ये सब चीजें वेरी करेंगी तो उसका डेवलपमेंट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका एग्जांपल दिया, बटर कप के केस में वो प्लास्टिसिटी शो करता है, वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है अपनी लाइफ में। कैसे? आपने कहा वो फैक्टर डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। वो पानी में ग्रो हो रहा है, मतलब उसके पास पानी अवेलेबल ज्यादा है, तो उसके लीफ का शेप एंड साइज अलग होता है। बट वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे ग्रो हो रहा है, उसके पास पानी नहीं है बहुत ज्यादा, तो उस केस में उसका लीफ अलग होता है। तो सर वो हेट्रोफिली शो करता है, वो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, क्योंकि इन फैक्टर्स पे उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बट इन द केस ऑफ कॉटन, इन द केस ऑफ कोरिएंडर, इन द केस ऑफ लक्स फूल में तो सर ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो ज्वेनल फेज में अलग है और अडल्ट में अलग। मैं कहूंगी यस, उस केस में अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है बेटा जी, यहाँ पे इंटरनल फैक्टर। आपने कहा सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा भाई इनमें आती है दो बातें। सबसे पहली बेटा जी इंट्रासेलुलर, सेल्स के अंदर, इसमें आता है बेटा जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप ये कहते हो सर, अगर हम अपने साथ एग्जाम्पल को लिंक करें, सर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, वो उसी घर में रहते हैं, वहीं उनकी परवरिश होती है, सारे फैक्टर्स अलग हैं, बट देन आफ्टर वो अलग अलग डेवलप होते हैं, उनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों की जेनेटिक्स अलग अलग है। उन दोनों प्लांट्स की, जैसे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों प्लांट्स की जेनेटिक्स अलग अलग है। तो जेनेटिक्स डिसाइड करती है सबसे पहले उसके डेवलपमेंट के पैटर्न को। सबसे पहले कोई चीज जो डिसाइड करती है उसके डेवलपमेंट को, वो कौन करती है बेटा? जिसका इंट्रासेलुलर फैक्टर, दैट इज उसकी जेनेटिक्स क्या है। उसकी जेनेटिक्स क्या है, ये पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है। और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा जी? इंटरसेलुलर, जो बिटवीन दी सेल्स वहां पे आपका होने वाला इंटरेक्शन। और इसमें आते हैं बेटा जी आपके पीजीआर। ये क्या है बेटा? यहां पे आप कहते हो निधि बेटा, ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसे अभी आप लोग ह्यूमन फिजियो को पढ़ रहे हो, और ह्यूमन फिजियो में आप लोग बात करते हो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। आप ये कहते हो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना या उनके एक्शन को, उनके वर्किंग को अफेक्ट करते हैं कोई केमिकल मैसेंजर, दैट इज हॉर्मोन्स। वैसे ही यहां बात हो रही है बेटा जी कि प्लांट के बीच में डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, जिनकी वजह से सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। आपने कहा था एनिमल फिजियो में हॉर्मोन्स आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर। हॉर्मोन्स आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर, वो सेल्स के बीच के मैसेंजर्स हैं, सेल्स के बीच में कम्युनिकेट कराते हैं। वैसी बात यहां हो रही है कि दो तरह का इंटरनल फैक्टर है, या तो इंट्रा जो विद इन द सेल है, जिसमें जेनेटिक्स की बात होगी, हम वो बात यहां नहीं करने वाले आपसे। हम बात करेंगे जो इंटरसेलुलर जो रेगुलेटर्स है, वो कौन है बेटा जी? पीजीआर से हम पीजीआर की बात आपके साथ करेंगे कि पीजीआर क्या है। हम यहां टॉपिक पढ़ाएंगे आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, कि ये कैसे आपके अफेक्ट करते हैं। कुल मिला के अब हम अध्याय के इन दोनों वर्ड्स को समझ चुके हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पे आ गए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे, क्योंकि इनसे हमारा ग्रोथ और हमारा डेवलपमेंट क्या होता है बेटा जी, अफेक्टेड होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा, आपको ज्यादा नहीं परेशान करूंगा। आई नो आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा मेरे बच्चा, तो कोई नहीं, हम यही रोकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी बात करेंगे आपके साथ में इन पीजीआर के बारे में, क्या होते हैं पीजीआर। सो प्लीज आप लोग घर पे हैं, इन वीडियो को टाइम रहते देखिएगा,
इन पे जो भी आपको नोट्स बनते हैं अपने नोट्स बनाइएगा। जब आप स्कूल में आएंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे हम लेंगे। ये चैप्टर हमें अभी खत्म करना है ऑनलाइन में, और एज सुन एज पॉसिबल हमें खत्म करना है ताकि अपना सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, बड़ी मेहनत करोगे घर पे और इसे पूरा देख के आओगे आप लोग। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।